हेलो एवरीवन, आई एम सोमा हेयर और आपका बिल्ड करियर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बिज़नेस मैनेजमेंट या कह लीजिए बिज़नेस इन्वायरमेंट या ऑर्गेनाइजेशन इनकी फर्स्ट क्लास स्टार्ट करने जा रही हूँ। और आज मैं फ्योल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट कर रही हूँ और बाद में और भी क्लासेस मैं प्रोवाइड करूँगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो प्लीज़ सब्सक्राइब बिल्ड करियर चैनल एंड टैप दी बेल आइकन और अपने कमेंट्स प्लीज़ मुझे अपने कमेंट्स प्रोवाइड कीजिए, जिससे मैं भी और भी आपके लिए हेल्पफुल वीडियो बना सकूं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्योल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के साथ। तो पहले आप इनकी बैकग्राउंड या हिस्ट्री जान लेते हैं कि हेनरी फ्योल के बारे में उनकी बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है। तो हेनरी फ्योल का जन्म हुआ था फ्रांस में 1841 में। कहाँ हुआ था? फ्रांस में 1841 में, फ्रांस में। ओके, और उन्होंने अपनी माइनिंग इंजीनियरिंग की थी 1860 में। जब वो 19 साल के थे तब उन्होंने एक माइनिंग कंपनी को ज्वाइन किया। वहाँ पे वो इंजीनियर के पोस्ट में गए, जहाँ 1000 से ज़्यादा लोग काम करते थे। और वहाँ उन्होंने कंपनी की पोजीशन को इम्प्रूव किया, जो कि बहुत घाटे में चल रही थी। वहाँ उन्होंने देखा कि ये बिज़नेस में बहुत तरह की डिफ़िकल्टीज़ हैं, और जिनको देखकर उन्होंने बाद में 14 बेसिक प्रिंसिपल मैनेजमेंट की बनाई, और जिससे कि वो अप्लाई भी करने लगे। और देखे कि जब उन्होंने 20 साल बाद उन्होंने ये देखा कि कंपनी अब बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है, और अपने एक्सपीरियंस से वो अपने मैनेजिंग टेक्निक को कंपनी में लगाया। और लगाने के बाद उन्होंने देखा कि कंपनी रिकवर कर रही है, उनकी पोजीशन अच्छी हो रही थी, जो कि इंसॉल्वेंसी स्टेज पे थी, अब वो अच्छी तरह रन करने लगी है। और जब कंपनी से वो रिटायर्ड हुए तो कंपनी अब एक लीडिंग पोजीशन में थी मार्केट में। ओके, और उन्होंने 1916 में एक बुक पब्लिश की। जिसमें कि उन्होंने अपने एक मैनेजमेंट की एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया, जिसको हम जानते हैं कि जनरल, और क्या नाम देते हैं इनको, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ये है बुक का नाम। ओके, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। और इस बुक जो कि फ्रेंच लैंग्वेज में थी और उसे बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। फ्योल को क्या कहते हैं? फ्योल को कहते हैं फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ एंड थॉट। उन्होंने मेन स्टेप को आइडेंटिफाई किया मैनेजमेंट की, जो कि है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। और उन्होंने ये डिफरेंस प्रोवाइड किया था टेक्निकल और मैनेजरियल स्किल के बीच। और उन्होंने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को बताया, जिसके बारे में आप पढ़ रहे हैं। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने क्लास से। चलिए, तो प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क के बारे में समझते हैं। ये प्रिंसिपल क्या कहती है? ये प्रिंसिपल कहती है कि काम को ऑर्गेनाइजेशन में डिवाइड कर देना चाहिए, और एक स्मॉल पार्ट्स या यूनिट्स में, जिससे कि इससे एम्प्लॉय को क्या फ़ायदा होगा? इससे एम्प्लॉय किसी भी एक पर्टिकुलर काम में स्पेशलाइज हो जाएंगे, और इससे आउटपुट या प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि एम्प्लॉय एक काम को बार बार करेंगे, जिससे उनकी स्किल उनकी इफ़िशिएंट होगी, और साथ ही साथ वो उनके एक्सपीरियंस भी उनका इंक्रीज़ होगा। ओके, और इसमें क्या होगा? फ़ायदा क्या है इसका? फ़ायदा है स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे और इनकी इफ़िशियंसी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो चलिए प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में जानते हैं। अथॉरिटी मतलब क्या होता है? अथॉरिटी मतलब अधिकार या किसी काम को, डिसीजन को करने के लिए पावर प्रोवाइड करना। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, ऑब्लिगेशन, कि आपको एक काम, ये टास्क टाइम पे ही पूरा करना है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, क्या बोलते हैं प्रिंसिपल के बारे में हम जानते हैं कि दोनों के बीच अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बैलेंस होना चाहिए।
इसीलिए अगर दोनों को काम को करना है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अथॉरिटी को भी प्रोवाइड करना ज़रूरी है। और दोनों काम में से कोई भी एक काम एक्सेस नहीं होना चाहिए। अगर एक्सेस होगा तो इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अथॉरिटी अगर ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, इससे नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा वर्किंग के ऊपर। और अगर ज़्यादा मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, अथॉरिटी कम हो जाएगी, तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉय दबाव महसूस करने लगेगा। ओके, तो दोनों के बीच क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। दोनों के बीच, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बीच बैलेंस होना चाहिए। ओके, तो चलिए नेक्स्ट को समझते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का क्या मतलब है? डिसिप्लिन हर जगह होती है, बिना डिसिप्लिन के कुछ पॉसिबल नहीं है। कोई भी काम को अगर आप करना चाहोगे तो आपको उसे अच्छी तरह से करने के लिए या सक्सेस पाने के लिए लाइफ में डिसिप्लिन का होना भी बहुत ज़रूरी है। ओके, तो वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी डिसिप्लिन का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आप डिक्टेटरशिप कर रहे हो या कोई चीज़ आपको ये करनी है, आप हंस नहीं सकते, बोल नहीं सकते। डिक्टेटरशिप यही कहता है, जैसे कि जैसे कि आप हिटलर को ले लो। ओके, तो उस तरह का नहीं, हमें एक सिर्फ जनरल रूल या गाइडलाइंस होने चाहिए जो कि सिस्टमैटिक फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, डिसिप्लिन इज़ नॉट ओनली रिक्वायर्ड फॉर सुपीरियर, ये क्या होने चाहिए, सारे लेवल्स पे सेम अप्लाई होते हैं। ओके, डिसिप्लिन हर काम को करने के लिए, सिस्टमैटिक वर्किंग करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है, एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है और सिस्टमैटिक वर्किंग होती है। ओके, सिस्टमैटिक वर्किंग एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड कहता है कि हर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय को सिर्फ एक ही सुपीरियर बॉस उन्हें ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि अगर बहुत सारे सुपीरियर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, इससे एम्प्लॉय बहुत कंफ्यूज हो जाएगा और इसे ये समझने में प्रॉब्लम हो जाएगी वो किसके काम को पहले करे और किसके काम को बाद में करे। और साथ ही साथ अगर ज़्यादा बॉस रहेंगे तो क्या होगा, एक दूसरे से ईगो क्राइसिस हो जाएगा। दोनों अपने अपने काम को बोलेंगे कि आप मेरा काम पहले करो, और दूसरा बॉस बोलेगा वो मेरा काम पहले करेगा। इससे कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाएगा। ओके, तो इसीलिए सिर्फ एक बॉस ही एक सबऑर्डिनेट को ऑर्डर दे सकता है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इसीलिए मैंने क्या कहा यहाँ पे, नो कन्फ्यूजन, ओनली वन बॉस। ओके, तभी एम्प्लॉय बहुत हैप्पी रहेगा, साथ ही साथ उनके जो सुपीरियर हैं। ओके, तो चलिए चलते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की तरफ। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है सिर्फ एक और सेम एम होना चाहिए पूरे ऑर्गेनाइजेशन का और सभी एम्प्लॉयज़ का भी। जैसे कि अगर इससे क्या होगा, अगर हर एक डिपार्टमेंट का एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और एक प्लान होना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, उस ऑर्गेनाइजेशन में उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अगर सारे वर्कर अलग अलग उनकी एक ऑब्जेक्टिव होगी तो इससे क्या होगा, इससे ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम सही तरह से नहीं हो पाएगा और क्या हो जाएगा, बिजनेस अनसक्सेसफुल हो जाएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, इसका मतलब क्या है? हेनरी फ्यूल के इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग पर्सनल इंटरेस्ट को सबऑर्डिनेट के इंटरेस्ट का भी सेम होना चाहिए। ओके, ऑर्गेनाइजेशन में हर एक एम्प्लॉय का इंटरेस्ट और ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव सेम होना चाहिए। ये ऑर्गेनाइजेशन के सारे लेवल्स पर अप्लाई होता है। ओके, मतलब सभी इंडिविजुअल, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल मतलब कि कंपनी का जनरल जो इंटरेस्ट है, कंपनी का जनरल इंटरेस्ट सेम होना चाहिए इंडिविजुअल इंटरेस्ट, मतलब दोनों का गोल एक ही होना चाहिए। इससे क्या होगा, अगर ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होगा तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयज़ भी सक्सेसफुल होंगे। ओके, चलिए तो नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ रेमुनरेशन। अच्छा, आप ये प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ रहा है या नहीं, क्योंकि ये मैंने अपने नोट्स से सारे प्रोवाइड किए हैं। बुक में बहुत बार बुकिश लैंग्वेज हमें बहुत कंफ्यूज कर देती हैं, इसीलिए मैंने इसे अपनी लैंग्वेज में अपने नोट्स से आपको प्रोवाइड किए हैं। ओके, ठीक है, तो चलिए समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ रेमुनरेशन। ये प्रिंसिपल क्या कहता है?
ये प्रिंसिपल कहता है कि हर एक एम्प्लॉय के लिए उसे मोटिवेट करने के लिए और उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए उन्हें रेमुनरेट करना बहुत ज़रूरी है, उन्हें कुछ वेतन देना। ओके, जैसे कि वो मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी दोनों भी हो सकते हैं। जैसे ऑर्गेनाइजेशन को अगर एक अच्छी तरह से फेयरली, मतलब सही तरीका जो बाज़ार में सभी के लिए उस एम्प्लॉय की जो लेवल है उसके हिसाब से जो मार्केट में चल रहा है वही उसको रेमुनरेशन मिलनी चाहिए। ओके, जिससे कि एम्प्लॉय मैक्सिमम सेटिस्फाई हो सके और उसे ना तो कम ना तो ज़्यादा पे करना चाहिए। अगर डिससेटिस्फेक्शन होगा एम्प्लॉयज़ में तो उसको काम करने की इच्छा नहीं होगी और इससे क्या हो जाएगा, वो बार बार उनकी टर्नओवर मतलब अगर वो अपनी बार बार कंपनीज़ को चेंज करते रहेंगे और एम्प्लॉयज़ अगर बार बार अपनी कंपनी को चेंज करेगा और कंपनी को भी इससे नए एम्प्लॉय आएंगे, उन्हें जानना पहचानना और उनसे फिर काम लेना, फिर वो अगर 2 दिन बाद छोड़ के चले जाएंगे तो इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन पे बैड इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए उन्हें क्या ध्यान में रखना है, मिनिमम वेज एक्ट को गवर्नमेंट के और जो कि मार्केट में जो अमाउंट चल रहा है, जो वेज रेट चल रहा है वही उनको प्रोवाइड किया जाए। और इसमें मॉनेटरी जैसे कि कंपनसेशन, बोनस आते हैं और नॉन मॉनेटरी में क्या आते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स, क्रेडिट्स। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। क्या मतलब है इसका? सेंट्रलाइजेशन मतलब डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी के पास जो भी अथॉरिटी है वो सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के पास हो और टॉप मैनेजमेंट डिसीजन को सारे लेवल्स पे इन्फॉर्म करे। ओके, डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब है कि पावर को, अथॉरिटी को सारे ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। और इसमें क्या कहा जाता है इस प्रिंसिपल में कि ऑर्गेनाइजेशन को ना तो कम्प्लीटली सेंट्रलाइज और ना ही कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो तो कंपनी के लिए अच्छा है। इसके साइज़ और इसमें नेचर के ऑर्गेनाइजेशन को भी देखा जाता है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन का मतलब है एक हायरार्की। हायरार्की मतलब ऑर्गेनाइजेशन में एक चेन की तरह, जैसे कि मैं बताती हूँ, यहाँ पे जैसे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी, डी और ई, और इस साइड क्या है, एल, एम, एन, ओ एंड पी। ओके, इस तरह से। तो इसको एक इसका मतलब है कि एक क्लियर लाइन होना चाहिए, देयर शुड बी अ क्लियर लाइन इन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे टॉप से बॉटम तक। इससे मैनेजमेंट के स्ट्रक्चर को देखा जाता है इसमें, और एक एम्प्लॉय को सिर्फ उसके सबऑर्डिनेट्स या उन्हें कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मैनेजर या उससे सुपीरियर को अगर कोई इमरजेंसी हो तो ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। इसे क्या कहते हैं, गैंग प्लैंक। ओके, इसको आप क्या जानते हैं, गैंग प्लैंक के नाम से जान लेते हैं, इसे ये ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए तो नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर क्या कहता है? प्रिंसिपल का ऑर्डर का मतलब कोई ऑर्डर देना नहीं, कोई इंस्ट्रक्शन देना नहीं। इसका मतलब है ऑर्डरली प्लेस करना, मतलब कोई जो जिसकी जो जगह है उसे वहीं पे ठीक तरह से प्लेस करना, जिससे कि खोजने में परेशानी ना हो, चाहे वो इंसान हो चाहे कोई सामान या मशीनरी जो भी हो, उनकी जगह जहाँ पे है वहीं पे प्लेस्ड रहे। इससे क्या होगा, टाइम की वेस्टेज नहीं होगी और क्या होगा, एनर्जी भी वेस्ट नहीं होगी उसे खोजने में। ओके, चलिए तो नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी के बारे में जानते हैं। इक्वालिटी मतलब अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्यूल एम्प्लॉयज़ को काइंडली और इक्वली ट्रीट करना चाहिए, और मैनेजर को ये एग्जामिन करते रहना चाहिए कि एम्प्लॉयज़ को फेयरली ट्रीट किया जा रहा है या नहीं। अगर उन्हें इम्पार्शियली ट्रीट नहीं किया गया तो क्या होगा, एम्प्लॉयज़ सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे और वो अपना मैक्सिमम एफर्ट्स नहीं दे पाएंगे, जिससे कि बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा कंपनी के ऊपर। और सारे मेल या फीमेल जो भी हो कंपनी में, जिनकी जो पोजीशन है, बट रूल सभी के लिए सेम होनी चाहिए। ओके, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। टेन्योर मतलब समय सीमा। कंपनी में क्या होना चाहिए, समय सीमा होनी चाहिए। पर्सनल के लिए एक समय सीमा मतलब एक
कंप्लीट एक मतलब जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए उनकी, उनको एक ऐसी सिक्योरिटी उन्हें प्रोवाइड करनी चाहिए कि जैसे कि उन्हें ये टेंशन ना रहे, इनसिक्योर वो ना हो पाए कि उन्हें कि जॉब से निकाल दिया जाएगा तो वो अभी काम करके क्या करेंगे। इसीलिए उन्हें ये प्रोवाइड करना चाहिए एक फीलिंग कि उन्हें उनकी जॉब सिक्योर है। इसलिए उनको एक इसके लिए हमेशा एक रिटेन डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करनी चाहिए जिससे कि वो अनसिक्योर ना फील कर पाए और वो अपना काम 100% दे। ऑल्सो ज़्यादा से ज़्यादा अगर फ्रिक्वेंट टर्नओवर होगी तो क्या होगा, ये एम्प्लॉयज़ के लिए जैसे बैड है वैसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी ख़राब बात है। ओके, और उनकी रिपुटेशन भी इससे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। ऑल्सो फ्रिक्वेंट ट्रांसफ़र और रोटेशन भी नहीं करनी चाहिए जिससे कि पर्सन को अपने स्किल को बढ़ाने के लिए एक एनफ टाइम मिले और इससे रिसोर्सेज की वेस्टेज भी कम हो। ओके, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव को क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव है कि टॉप लेवल को ये देखते रहना चाहिए उनको एम्प्लॉयर्स के लिए कुछ नया सजेशन प्रोवाइड करे उन्हें, और जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी जो सही हो और ये कंपनी को एक वैल्यू ऐड करता है। साथ ही साथ एम्प्लॉयर्स को एक अपॉर्चुनिटी देना चाहिए कि इनिशिएटिव प्रोवाइड करें प्लान को एग्जीक्यूट करने में, जिससे एम्प्लॉयज़ भी सेटिस्फाइड होते हैं और मैनेजर अगर उनके सजेशन को वेलकम करे और अपने प्लान में कुछ ऐड करे उनके सजेशन को, जिससे वो समझते हैं कि वो एम्प्लॉय भी समझते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन मेरा है और मुझे इसकी बेहतरी के लिए काम करते रहना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट द क्रॉप्स क्या वो है? ये पहले तो आप जान लें कि एक फ्रेंच टर्म है। ओके, क्योंकि वो एक फ्रेंच थे इसीलिए, जब वो एक फ्रेंच थे फ्योल, इसीलिए उनकी ये टर्म्स भी फ्रेंच लैंग्वेज में है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है क्या है? यूनियन इज स्ट्रेंथ। ओके, यूनियन इज स्ट्रेंथ। ओके, ये प्रिंसिपल कहता है कि एम्प्लॉयज़ की इन्वॉल्वमेंट और यूनिटी होनी चाहिए और सभी के साथ मिलकर काम करना चाहिए। सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स को एक दूसरे को मोटिवेट करते रहना चाहिए जिससे कि वो अपना बेस्ट दे सके और म्यूचुअल ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग जिससे कि डेवलप हो, और हर एक मेंबर कंपनी के हर एक एम्प्लॉय ये माने कि वो एक मेंबर है कंपनी के, और जिससे कि वो अपने मैक्सिमम दे और इससे कि कंपनी बहुत ही ईजिली उस गोल को अचीव कर पाए। ओके, तो ये है सारे प्रिंसिपल्स। अब आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि आपको कौन सा प्रिंसिपल सबसे इम्पॉर्टेंट और अच्छा लगा, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो चलिए आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में वापस कुछ और लेके आऊँगी। इसीलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग और बिल्ड करिए चैनल के साथ हमेशा बने रहिएगा। थैंक